वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ये हमारे बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है। सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो अभी आप इसको पढ़ सकते हो एंड अगर सेकंड सेमेस्टर में भी किसी सब्जेक्ट मतलब किसी स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट अवेलेबल है तो ये वीडियो जो प्लेलिस्ट है वीडियो की वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड होगी, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हो। ये बोथ सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में ही ये कवर होती है। तो अगर आपके पास सेमेस्टर फर्स्ट में है तो सेमेस्टर सेकंड में नहीं होगा, जिसके पास सेमेस्टर फर्स्ट में नहीं था उसे सेमेस्टर सेकंड में मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में ही एक ही चीज है। तो इस सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य, जो इसको हम बोलेंगे हिंदी का, ठीक है। इसको सिंपली हम लोग हिंदी का के नाम से जानते हैं, हिंदी ए के नाम से। तो इसमें क्या बताया आपको, इसमें हिंदी के बारे में बेसिकली उसकी भाषा के बारे में, उसके साहित्य के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया जाएगा। ओके, तो इसका इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन यही है कि इसकी भाषा के बारे में बताएंगे, साथ में जो हिंदी का साहित्य है उसके बारे में भी आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर्स है वो इसी से रिलेटेड दिए गए हैं और ये हमारे जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है। चलिए इसका सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो उसके आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे। तो इसकी जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट नंबर 1 हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर हमारा जो पार्ट 1 है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में इसने चैप्टर नंबर 1 के अंदर बताया है। एंड देन चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो उसके अंदर हिंदी भाषा की जो बोली है ना उनका परिचय देते हुए उन्होंने चैप्टर नंबर 2 में हिंदी साहित्य के विकास के बारे में और जानकारी हमें दी है। देन हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें राष्ट्रीय भाषा के बारे में, राजभाषा और संपर भाषा के रूप में हिंदी को प्रस्तुत किया है। तो इस जो आज हम जो वीडियो देख रहे हैं, आज वीडियो देख रहे हैं इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो यूनिट नंबर फर्स्ट है ना हमारी, इन तीनों चैप्टर्स को हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे तो वीडियो बहुत शॉर्ट सी हो जाती है और आपको सारी वीडियोस देखनी है, तो इसलिए हम इस मतलब आपसे हम ट्राई करेंगे कि हमारी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें हम यूनिट वाइज सारे जो चैप्टर्स हमारे वो कंप्लीट कर लेते हैं। 3 चैप्टर्स है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो हम यूनिट वाइज ही इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आता, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब इसकी यूनिट नंबर 2 देख लेते हैं, उसमें क्या बताया गया। उसमें बेसिकली जो आपको जो हिंदी का जो इंट्रोडक्शन, उसकी भाषाओं का इंट्रोडक्शन है वो बताया गया। इसके अंदर आपको बताया गया कि आदिकाल, 3 काल है ना, आदिकाल, मध्यकाल, इसको मतलब भक्ति काल समान परिचय में बोलते थे, मध्यकाल कोई, और रीतिकाल, ये तीनों कालों का परिचय आपको चैप्टर नंबर मतलब यूनिट नंबर 2 के अंदर दिया जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आपको बताया जाएगा इन तीनों कालों के थ्रू, ठीक है। अब ये तो यूनिट 2 के मतलब पार्ट ए मान सकते हो आप, यूनिट 2 का पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो काल्स है, आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल, इनके बारे में बताया गया। एंड जो चैप्टर नंबर मतलब पार्ट बी है जो हिंदी यूनिट 2 का, उसमें बताया गया जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है कि आधुनिक युगीन काव्य धारा है उन सबका समान परिचय दिया जाएगा। और जो गद्य विधा है उनके बारे में भी आधुनिक जो युगीन काव्य धाराओं के बारे में, गद्य विधाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। यूनिट नंबर 3 है संत काव्य संग्रह के बारे में आपको बताया, संत रैदास जी के बारे में बताया, भूषण और बिहारी, इन सभी के कविताओं के बारे में, काव्यांश के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में भी आपको इसके अंदर बताया गया, ठीक है। तो ये संत काव्य का संग्रह है। तो इन तीनों कवियों के ऊपर हम इन यूनिट नंबर 3 के अंदर हम बात करेंगे। एंड देन हमारी जो यूनिट 4 है उसमें है कि आधुनिक हिंदी कविताओं के बारे में बात करें। जो माखनलाल चतुर्वेदी है, बेटी की विदा, जो किसने लिखा है, बेटी की विदा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। और इसका ही चैप्टर 2 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, हिमाद्री तृण श्रृंग से, और नागार्जुन के बादल को घिरते देखा है। तो इन
कविताओं को हम यूनिट नंबर 4 के अंदर कवर करेंगे। तो मैंने आपको जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लिया है। सिलेबस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। सिलेबस से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, वैसे हमने सारे, इसमें टोटल यूनिट नंबर 4 मतलब इसमें 4 यूनिट आ रही है, हर किसी यूनिट में 3-4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। टोटल आप कितने चैप्टर्स है, यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारी, इसमें 3 चैप्टर्स है। यूनिट सेकंड, यूनिट 2 के 2 पार्ट्स हैं और 6 चैप्टर्स और 8 चैप्टर, मतलब यूनिट 2 तक हमारे टोटल 8 चैप्टर्स हैं। एंड यूनिट थर्ड में हमारे फिर 3 चैप्टर हैं एंड यूनिट 4 के अंदर हमारे 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो लॉन्ग से वीडियो है, लेकिन अगर यूनिट वाइज हम इसको कवर करेंगे तो जल्दी कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट। इसमें कितने चैप्टर्स पढ़ेंगे, इसमें हम 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, आपको वीडियो जरूर समझ में आ जाएगी, इतना बर्डन नहीं लगेगा, आपको इजीली सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस यूनिट का नाम क्या है, हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है हिंदी भाषा के उद्भव और उसके विकास के बारे में हम चैप्टर के अंदर बात करेंगे। उद्भव का मतलब क्या है, तो हिंदी भाषा को तो आपको बताइए, हिंदी भाषा के बारे में बात की जाए, उद्भव का मतलब उसका उदय, मतलब उसकी स्टार्टिंग के बारे में कि हिंदी भाषा की स्टार्टिंग कैसे हुई और उसने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक उसका विकास कैसे कैसे किया, किन चुनौतियों का सामना किया, ये सारी चीजों को कवर किया है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। जो भाषा है ना वो किसी भी समाज और संस्कृति की पहचान होती है, ठीक है। जैसे बिहार में बिहारी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तो वो स्टेट की भाषा के साथ साथ उसकी सामाजिक मतलब उसकी सामाजिक प्रस्तुति यानी उसकी संस्कृति के बारे में उसकी पहचान करवाती है। जैसे मुंबई में मराठी बोली जाती है, वहाँ के लोगों की संस्कृति और समाज की पहचान कराती है। तो यही जो भाषा है ना वो हमारे किसी भी समाज और संस्कृति की वो पहचान कराती है। जैसे हिंदी जो भारत की प्रमुख भाषा है, तो हर जगह यूज की जाती है, हिंदी कॉमन भाषा है हमारी, जो समय के साथ साथ कई बदलावों से गुजरकर आज के स्वरूप में ये सामने आई है। और जिसका इतिहास है ना लगभग 1000 वर्षों तक माना जाता है, 1000 वर्षों पूर्व इसका इतिहास हुआ था। हिंदी का जो विकास है ना वो 3 कालों में देखा जाता है। अब मैंने ऐसे आपको अभी समझाया था यूनिट सेकंड के अंदर, ठीक है। उसमें 3 कालों के बारे में आपको बताएंगे कि इन तीनों को डिस्कस करेंगे, डिटेल से हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम बेसिक इंट्रोडक्शन हम इसको कवर करेंगे। तो इसमें 3 काल कौन से है, आपका आदि काल है जो कब से स्टार्ट हुआ था, 1000 से 1500 ईस्वी तक चला था। ये मध्य काल है जिसको हम भक्ति काल भी बोलते हैं, 1500 से 1800 ईस्वी तक चला था। और आधुनिक काल 1800 ईस्वी तक, तो ये अभी तक मतलब अभी जो टाइम चल रहा है ना ये हमारा आधुनिक काल है। हिंदी भाषा की पूर्व पीठिका एंड उसका उद्भव क्या था, तो जो हिंदी का जो मूल संस्कृत भाषा, तो हिंदी को जो मूल संस्कृत भाषा मानी जाती है और संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से फ्रेंच और अब फ्रेंच से, अब हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, पहले संस्कृत से प्राकृत में मतलब कन्वर्ट हुई, बदली, और प्राकृत से अब फ्रेंच में ये चेंज हुई, अब फ्रेंच से इसने हिंदी में विकसित कर लिया। तो इस तरह से हिंदी का विकास हुआ था। और छठी और 7वीं शताब्दी तक हिंदी का जो स्वरूप है ना वो आकार लेने लग गया था। हिंदी का जो उद्भव है वो 11वीं शताब्दी मतलब 1000 ईस्वी के आसपास ही माना जाता है कि हिंदी का इस टाइम उद्भव हो चुका था। और हिंदी के उद्भव के बाद इसमें लगातार नए शब्द जुड़े हैं, व्याकरण जुड़ी है और ध्वनियों का भी विकास धीरे धीरे इसके अंदर होता है। इससे जो हिंदी है वो एक नए स्वरूप में सबके सामने आ रही थी। अब देखते हैं आदिकाल की बात करते हैं। तो आदिकाल जो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक की टाइम चला था, इसके अंदर जो हिंदी का है ना ये सबसे प्रारंभिक काल इसको कहा, जो पहला जो काल है, शुरुआती जो काल था वो हमारा आदिकाल ही था। और इस समय की जो हिंदी है ना वो अपभ्रंश से प्रभावित हुई थी, मतलब संस्कृत से प्राकृत में गई थी, प्राकृत से वो अपभ्रंश में प्रभावित हुई थी। तो जो प्राकृत से अपभ्रंश से जब प्रभावित हो गई थी मतलब उसमें चेंज हो गई थी, तो उस टाइम वो आदिकाल का समय था। व्याकरण इसमें स्थिर नहीं थी और जो क्षेत्रीय बोलियां उसका प्रभाव इस टाइम में ज्यादा अधिक हुआ करता है। यहाँ की व्याकरण इन सब में शब्दों में मतलब नए स्वरूप में से नए शब्द जुड़े, व्याकरण जुड़े, तो ये सारी चीज उस टाइम में नहीं थी। उस टाइम में क्षेत्रीय बोली ना इनका ज्यादा प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता था। तो इस काल के अंदर जो मुख्यतः ना वो वीर गाथा काव्य की परंपरा ज्यादा देखी जाती है। अब इनके प्रमुख कवि कौन है, आप जैसे कालों के बारे में समझ रहे हो,
तो एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको याद रखना है कि उस काल के कवि कौन-कौन से हैं। ये आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपको किसी काल के बारे में पूछ लिया जाए और अगर कवियों के नाम के बारे में या उनके बारे में और कुछ भी आपको मतलब बेसिक डिटेल्स आप लिख दोगे, तो आपका जो आंसर है ना वो इम्प्रेसिव बन जाता है। तो इसलिए सारे जो काल से उनके कवियों के बारे में याद रखना। काल है उसके प्रमुख कवि कौन-कौन से हैं? उनके प्रमुख कवि हैं चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज लिखी है इन्होंने, और जागनिक, अलाखंडा इन्होंने लिखी है। तो आदिकाल की जो भाषा है ना वो वीर रस पे ज्यादा मतलब वीर रस पे प्रधान थी, और समाज में शौर्य गाथाओं के बारे में उनके वर्ण के रूप में ये प्रयुक्त हुई थी। अब बात करते हैं मध्यकाल के बारे में, जो 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था, और इस समय में जो हिंदी का स्वरूप है ना वो स्पष्ट होता दिखाई दिया गया था। इस काल को 2 धाराओं में बांटा गया था, भक्ति काल और प्रमुख काल। तो भक्ति काल से राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य, इन सभी की रचनाएं, इनके प्रमुख कवि क्या है? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीर रैदास, ये सारे भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, और दूसरा था हमारा रीतिकाल। रीतिकाल जिसमें हमारे श्रृंगार रस है ना वो इसमें प्रधान होता था। प्रमुख कवि जैसे बिहारी, केशवदास, देवभूषण आदि, ये सभी इसके प्रमुख कवि थे। और जो मध्यकालीन हिंदी है ना उसमें खड़ी बोली का इस्तेमाल होता था। ब्रज, अवधी, राजस्थानी, इन सभी बोलियों का इसमें प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल जो है ना वो 1800 ईस्वी से अभी तक जो टाइम पीरियड है वो मतलब आधुनिक काल है हमारा। 19वीं शताब्दी से हिंदी का जो स्वरूप है ना वो स्थिर होता गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रमुख काल है, जैसे भारतेंदु आधुनिकता की शुरुआत तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये की गई थी। द्विवेदी युग, राष्ट्रवाद और समाज सुधार के ऊपर इसके बारे में बात की गई। द्विवेदी युग के अंदर इसके कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और छायावाद युग के अंदर भावुकता और कल्पना की ये जो जो विवरण है ये सामने निकल कर आए थे। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा ये इनके कवि हैं। एंड सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत एंड महादेवी वर्मा, ये हमारे छायावाद युग के कवि हैं। अब बात करते हैं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और नई कविता। तो ये इन तीनों के जो कवि हैं वो नागार्जुन है, अज्ञे हैं, धर्मवीर भारती। तो इसी काल में हिंदी को जो है भारत की राजभाषा 1950 का इसको दर्जा मिला था इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो हिंदी ने संस्कृत से लेकर आधुनिक रूप तक जो लंबी यात्रा है वो तय की थी। और ये केवल साहित्य की भाषा नहीं है बल्कि राष्ट्र की एकता का भी प्रतीक बन चुकी थी। और जो आज हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में गिनी जाती है और करोड़ों लोग इसे मातृभाषा या संपर्क भाषा के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो हिंदी भाषा है उसने कैसे संस्कृत से निकलकर आधुनिक रूप से अपनी लंबी यात्रा तय की थी, और किस तरह से अपने विकास, अपने उद्भव से लेकर उसने विकास तक की यात्रा को अपना एक नया स्वरूप, एक नया आकार दिया था। ठीक है, तो आज हमारे सामने अगर आप हिंदी को देखोगे तो विश्व की प्रमुख भाषाओं में गिनी जाती है। करोड़ों लोग इसे अपनी मातृभाषा मानते हैं और संपर्क भाषा भी मानते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया। इसी का चैप्टर सेकंड करेंगे, जिसमें बताया गया हिंदी भाषा की जो बोलियां है उसका परिचय देखेंगे। तो हिंदी में जो भाषा है ना वो एक विशाल भाषा है, जिसके अंदर साहित्यिक रूप से जो मानक हिंदी है वो कहलाता है। लेकिन जो सामान्य जो जीवन में लोग अलग अलग बोलियों का ही इस्तेमाल करते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो हिंदी की जो बोलियां है ना ये क्षेत्र, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार अलग अलग स्वरूप में धारण करती हैं। बोलियां हिंदी की जड़ों को मजबूत भी बनाती हैं। अब हिंदी और उसकी बोलियों के अंतर संबंध के बारे में समझेंगे। हिंदी और बोलियों में माँ बेटी के रिश्ते की तरह ही, मतलब हिंदी और बोलियां जो इनका संबंध है ना ये माँ बेटी के रिश्ते की तरह ही होता है। बोलियां हिंदी को जन्म देती हैं और जो हिंदी है वो उन्हें एक साझा करके एक नई पहचान देती हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं जो खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली से ही आधुनिक जो हिंदी है उसके साहित्य के रूप में वो विकसित हुई है। और ब्रज और अवधी बोलियों ने भक्ति साहित्य को एक समृद्ध बनाया, उसको सफल बनाया। जो बोलियां बिना हिंदी अधूरी है, मतलब जो हिंदी भाषा है ना, मतलब हिंदी भाषा है वो बिना बोली के अधूरी है। और जो हिंदी है वो बिना बोलियों के आधारहीन है। जो अगर बोलियां बिना हिंदी के अधूरी हैं तो हिंदी भाषा भी बिना बोलियों के अधूरी है। हिंदी भाषा का जो भूगोलिक विस्तार है उसके बारे में देखेंगे। हिंदी क्षेत्र
तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो भाषाई क्षेत्र है वो हिंदी का ही है। मुख्य जो राज्य है वो हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इन सभी जगहों पे हिंदी, ये सारी जगह हैं वो हिंदी क्षेत्र माने जाते हैं। और यहाँ की जो जनसंख्या है ना वो अधिकांश हिंदी और उसकी बोलियों से ही ज्यादा बोलती है। तो यहाँ के जो लोग हैं वहाँ की कॉमन लैंग्वेज हिंदी भाषा ही है। अन्य भाषा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो हिंदी का जो प्रभाव है वो केवल हिंदी राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम जैसे राज्यों में भी लोग हिंदी बोलते और समझते भी हैं। और इसे संपर्क भाषा के रूप में इन लोगों ने इन जगहों पे संपर्क भाषा के रूप में इसको अपनाया गया है। ठीक है, भारतीय तट क्षेत्र के अंदर विदेशों ने मतलब विदेश के अंदर भी हिंदी और उसकी बोलियां बोली जाती हैं। खासकर जैसे फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद, सूरीनाम एंड दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा आदि देशों में हिंदी और उसकी बोलियां बोली जाती हैं। इसका ये कारण है कि जो प्रवासी क्षेत्र है उसकी बड़ी संख्या है। जो हिंदी भाषा की बोलियां हैं, तो हिंदी की जो बोलियां हैं वो 5 प्रमुख समूह में बांटी जाती हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंदर क्या आती है, खड़ी बोली आती है, ब्रज, कनौजी, हरियाणवी, बुंदेली। ये जो टेबल मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको मतलब रीड कर लेना, रट ही लेना आप। पश्चिमी हिंदी तो ये हो गया, मैंने बता दिया। पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी, कोरवी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सारी आती है। राजस्थानी हिंदी के अंदर मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी, हड़ौती ये सारी जो लैंग्वेज आती हैं। एंड जो बिहारी हिंदी है उसके अंदर भोजपुरी, मैथिली, मगही। पर्वतीय हिंदी के अंदर कुमायूनी, गढ़वाली, जौनश्री, तो ये सारी बोलियां वहां पे बोली जाती हैं। भारत में अन्य भाषाओं के क्षेत्र में हिंदी बोलियों के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भोजपुरी और अवधी बोलने वाले लोग ज्यादातर रहते हैं। पंजाब और हरियाणा के अंदर प्रवासी जो मजदूर के कारण भोजपुरी और मैथिली वहां पे सुनाई जाती है। और बंगाल, असम और गुजरात के अंदर भी हिंदी बोलियां फैल चुकी हैं। इसका एक कारण है कि आवागमन और रोजगार और व्यापार, इसकी वजह से सारी जो बोलियां हैं ज्यादातर यहाँ पे बोली जाती है। भारत के बाहर बोली जाने वाली बोलियां तो मॉरिशस मतलब भोजपुरी यहाँ पे प्रमुख बोली जाती है मॉरिशस के अंदर। फिजी के अंदर फिजी हिंदी भोजपुरी मिश्रित होती है। तो सूरीनाम एंड त्रिनिदाद के अंदर अवधी और भोजपुरी दोनों का ही मिश्रण आपको देखने के लिए मिलता है। एंड दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका प्रवासी भारतीय जो अपनी मातृ बोली के साथ हिंदी भी बोला करते हैं। ठीक है, ब्रज, खड़ी बोली और अवधी के बारे में परिचय दिया है कि तो ब्रज बोली है जो ये आगरा, मथुरा, अलीगढ़, भरतपुर, ग्वालियर इन जैसे क्षेत्रों में ये ज्यादातर ये बोली जाती है। और ये कृष्ण भक्ति काव्यों की प्रमुख भाषा है। और सूरदास जी और रहीम जैसे कवियों ने इसका भी इस्तेमाल किया है अपने काव्यों के अंदर। खड़ी बोली में जो इसके क्षेत्र है खड़ी बोली के, ये दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आते हैं इसके अंदर। ये आधुनिक साहित्य और मानक हिंदी की मूल बोली मानी जाती है, जिसके अंदर आप भारतेंदु हरिश्चंद्र और द्विवेदी युग से खड़ी बोली के साहित्य के रूप से ही उभरी थी। अवधी के क्षेत्र हैं अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। और ये राम भक्ति साहित्य की मुख्य भाषाएं हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस भी इसी बोली में लिखी गई है। निष्कर्ष तो हिंदी और उसकी बोलियां वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। बोलियों के कारण ही हिंदी में अलग विविधता है और समृद्धि भी आई है, मतलब उसमें सफलता भी देखने को मिलेगी। अलग अलग विविधता इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। हिंदी केवल भारत की नहीं बल्कि विश्व की भी महत्वपूर्ण एक भाषा बन चुकी है इस टाइम में। चैप्टर नंबर 3 करेंगे हमने सेकंड कवर कर लिया। ठीक है, इजी चैप्टर है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 है हमारा, इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें हम राष्ट्रीय भाषा के बारे में, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन है कि भाषा जो है वो किसी भी राष्ट्र की पहचान और एकता का प्रतीक होती है। भारत जैसी जो बहुभाषी देश है उसमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो सभी राज्यों और नागरिकों को जोड़ सकती थी, और हिंदी उस आवश्यकता को पूरा करती है क्योंकि ये सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। ठीक है, एक बार मैं शॉर्ट मतलब डिटेल्स में बता देती हूँ आपको। जो भाषा है ना वो किसी भी राष्ट्र की पहचान करती है। अब भाषा की थ्रू आपकी जैसे बिहारी भाषा है तो अगर उस लैंग्वेज का अगर कोई यूज करता है तो आप मतलब ऑटोमेटिकली पहचान लेते हो कि वो बिहार से बिलोंग करता है। गुजराती यूज करता है
तो आप बोलते हो कि वो गुजरात से बिलोंग करता है या वहां से बिलोंग करता है या फिर वहां पर वो रहता है। तो आप भाषाओं के थ्रू ही आप पहचान लेते हो। तो भाषा है ना, वो किसी भी राष्ट्र की पहचान और एकता का प्रतीक भी मानी जाती है। अब भारत जैसे बहुभाषी देश के अंदर ऐसी भाषाओं की आवश्यकता थी जो सभी राज्यों और नागरिकों को एक साथ जोड़ सके। जो हिंदी वहाँ सभी राज्यों की एक संपर्क भाषा बनी हुई है। हिंदी हिंदी उस आवश्यकता को पूरा करती है क्योंकि सबसे अधिक जो बोली और समझी जाने वाली भाषा है ना, वो हिंदी है। ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं और समझते भी हैं। राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा की बात करेंगे तो राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज के बारे में, वो भाषा जो पूरे राष्ट्र की सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान बन जाए, उसको हम राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है क्योंकि ये जनसंख्या के बड़े हिस्से द्वारा बोली जाती है और देश की एकता का ये प्रतीक भी मानी जाती है। राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज कहेंगे जैसे वो भाषा जिसमें सरकार का प्रशासन, न्यायपालिका, आधिकारिक कार्य, मतलब जो ऑफिशियली जो वर्क होता है ना, उनमें इस भाषा का यूज किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में भारत की राज्य भाषा के रूप में प्रस्तुत है। तो राजभाषा के रूप में हिंदी। संवैधानिक स्थिति की बात करेंगे तो संविधान की जो अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की जो राज्य भाषा हिंदी है वो देवनागरी लिपि और अंकों की भाषा के अंतर्राष्ट्रीय रूप से 1, 2, 3 होगी। साथ में अंग्रेजों को भी एक निश्चित अवधि तक सहायक जो राज्य भाषा है उसके रूप में देखने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और राज्य को अपनी अपनी राज्य भाषा चुनने का भी अधिकार था संविधान के तहत। राज्य भाषा संशोधन अधिनियम 1967 की बात करते हैं तो प्रारंभिक जो प्रावधान था उस टाइम में 15 वर्ष 1965 तक तो हिंदी की जो हिंदी है वही राज्य भाषा होगी। लेकिन दक्षिण भारत के अंदर और अन्य और जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें ये लोग इसके विरोध के कारण 1967 का संशोधन अधिनियम है वो पारित कर दिया गया था, जिसके अनुसार जो हिंदी और अंग्रेजी है वो दोनों साथ साथ राज्यभाषा के रूप में ही चलेंगी। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग भी अनिवार्य रूप से जारी रहेगा। हिंदी को प्रोत्साहन देने का जो कार्य है वो जारी रहेगा। ठीक है, भाषा नीति विशेष संकल्प तो संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसको मान्यता दी गई थी और जिसमें ये सबसे प्रमुख भी थी, हिंदी सबसे प्रमुख थी। भारत की भाषा नीति बहुभाषावाद इन सब पर आधारित थी। तो क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान देना और हिंदी को राष्ट्रव्यापी स्तर पर बढ़ावा देना, अंग्रेजों को सहायक राज्य भाषा के रूप में रखना। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, तो भारत जो है ना विविध भाषाओं का देश है। इसके अंदर आपकी सभी भाषाओं के बीच संपर्क के लिए एक साझा भाषा चाहिए जो हिंदी ये भूमिका निभाती है। मतलब संपर्क के लिए ऐसी भाषा जो दोनों पार्टीज को इक्वली समझ में आनी चाहिए, तो उस भाषा को होना जरूरी है जो हिंदी भाषा सबसे कॉमन मानी जाती है। उदाहरण के तौर पे जैसे उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम तक लोग हिंदी के माध्यम से एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन, बाजार, फिल्म, समाचार, सोशल मीडिया, इन सभी में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। विदेशों में भी प्रवासी जो भारतीय समुदाय हैं उनको हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में ये लोग अपनाते हैं। निष्कर्ष, तो हिंदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी भाषाई धरोहर है। ये न केवल साहित्य और संस्कृति की भाषा है बल्कि ये प्रशासन, शिक्षा, मीडिया, आम जीवन में भी व्यापक रूप से प्रस्तुत होती है, तो प्रयोग इस्तेमाल होती है। हिंदी ने राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा और संपर्क भाषा तीनों ही रूपों में अपनी उपयोगिता और महत्व को साबित किया हुआ है। ठीक है, हमारी यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो कवर हो चुकी है। किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हैं। और जिसने अगर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे इंपॉर्टेंट जो वीडियोस होती है उनकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।